CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। देखिए, पिछले एक हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट में सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस है। आज ज़रूर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर नतीजों का कंफर्ट है, अच्छी खबरें, तो मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है। छोटे स्टॉक्स में बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को बड़े विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। यहाँ पर आप देखेंगे कि तकरीबन आधे प्रतिशत की गिरावट है। उतार चढ़ाव अभी तक फिलहाल आपको चार्ट पर नजर आएगा। बैंक निफ्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तकरीबन 500 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जितना निफ्टी गिर रहा है उससे ज़्यादा गिरावट आपको बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल के लिए नजर आएगी। लेकिन नजरें टिकी हुई हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव है, लेकिन बड़ा टेक अवे ये है कि अभी भी हरे निशान में। हालांकि बढ़त बहुत छोटी सी है, केवल 70 अंक के आसपास की बढ़त आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में नजर आएगी। लेकिन ज़्यादातर शेयर में क्या एक्शन है ये हमें पता चलेगा एडवांस और डिक्लाइन से। आज तो बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बुल्स और बेयर्स में। 1460 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएससी में जहां पर गिरावट है, लेकिन इसके सामने 1487 ऐसे हैं जहां पर खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। और शायद इसी के चलते आप देख रहे हैं कि चॉपीनेस और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को और थोड़ा सा गहराई से समझा जाए। और देखिए, इंडिया विक्स ये तकरीबन आपको नजर आएगा ऑलमोस्ट तकरीबन 3% ऊपर है। कैपिटल मार्केट इसमें खरीदारी है। आज ब्रोकरेजेस के सारे स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं। डिफेंस एज अ पैक में खरीदारी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स कमजोर है, फाइनेंशियल्स कमजोर है, निफ्टी बैंक कमजोर है, मेटल कमजोर है। एफएमसीजी अच्छे नतीजों का असर, आईटी थोड़ा सा ऊपर है, ऑटो में हल्की सी रफ्तार है, कैपिटल गुड्स ऊपर है, एनर्जी की बास्केट मिक्स, रियल्टी में गिरावट, लेकिन फार्मा पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये समझ लेते हैं कि मार्केट की तस्वीर के बाद कि निफ्टी के कंपोनेंट्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक दबाव बना रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कमज़ोर है, रिलायंस ड्रैग कर रहा है 20 अंकों का, एक्सिस बैंक भी देखें तो तकरीबन 20 अंकों का ड्रैग दे रहा है। लेकिन अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और अपोलो हॉस्पिटल ये कुल मिलाकर थोड़ा बहुत 45-50 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज दोपहर को नतीजे भी आएंगे तो ये मार्केट को मूव कर सकता है, इसके अंदर इतना दम है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर, इंडसइंड बैंक ऊपर और येस बैंक, बेचारे सिर्फ 3 ही हैं निफ्टी बैंक के कंपोनेंट जो कुल मिलाकर 21 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन ड्रैग करने में भारी भरकम नाम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और नतीजों से पहले नर्वस हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 26 अंकों का फिलहाल के लिए ड्रैग दे रहा है। कुल मिलाकर 540 अंकों का कट है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं अब दोपहर को आने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों के, और यही आगे जाके निफ्टी बैंक और मार्केट की दिशा को तय करेगा। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक ये खेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। शो में करिए स्वागत सबसे पहले पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और आगे करें चर्चा, क्योंकि आज फाइनल्स भी है। आज 3-3:30 बजे फैसला हो जाएगा कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन है। कल 3:30 बजे तक की शानदार परफॉर्मेंस दर्शकों की स्क्रीन पर आएगी। ध्यान से देखिएगा, आपको नजर आएगा कि सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो में तकरीबन 7.33% के गेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखिए तो तकरीबन 4.4% की तेजी देखने को मिल रही है। और मधु बंसल का पोर्टफोलियो ये अब ऑलमोस्ट 7.13% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। यानी सचिन जी और मधु बंसल के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन हरीश जी भी ज़्यादा पीछे नहीं है। और मुझे बहुत खुशी तब होती है जब हफ्ते में हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के जो पोर्टफोलियो हैं वो हरे निशान में बढ़िया गेंस के साथ कामकाज करें। चलिए अब इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे कौन से स्टॉक्स रहे ये भी एक बार के लिए देख लेते हैं। तो टॉप कॉल्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। एनएमडीसी स्टील हरीश जी ने आइडेंटिफाई किया, तकरीबन 2.5% का मूव देगा। अवंती फीड सचिन जी ने किया 1% की तेजी, और इतने बड़े मूव के बाद एचएफसीएल के साथ कन्विक्शन रखा तो 1.5% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में दे गया मधु जी के पोर्टफोलियो में। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस हफ्ते देखने को मिली है। एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक हैं वो भी आपके इस प्रयास को फिलहाल के लिए अप्रिशिएट करेंगे। अब एक काम करते हैं, एक एक करके देखेंगे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस। और सबसे पहले हरीश जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। बड़ी मेहनत की है, 5% के गेंस हैं। एनएमडीसी स्टील का जिक्र हमने कर लिया, एनएलसी इंडिया यहाँ से एग्जिट कर लिया। पोर्टफोलियो है खाली, विकल्प है 2 शेयरों का। बताइए सर, पहला स्टॉक कौन सा होगा?
गुड मॉर्निंग आदित्य जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरा स्टॉक रहेगा पहला एथर एनर्जी में। लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऑटो स्टॉक में बिल्कुल मोमेंटम है, तो उसके चलते एथर एनर्जी को बाय करने की राय रहेगी। टारगेट्स बनेंगे 995 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 900 का। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अच्छा, 364 रुपये का भाव चल रहा है फिलहाल के। क्या टारगेट बताया सर आपने? मैं मिस कर गया सुनना। एथर एनर्जी बोला था सर। अच्छा, मुझे लगा कि सिर्फ लेवल ही मैंने नोट नहीं किया, स्टॉक भी मैंने गलत सुन लिया, माफ करिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री समझ रहा था। कौन सा स्टॉक बताया आपने? एथर एनर्जी 933 वाला। एथर एनर्जी। हाँ हाँ, यस आई एम राइट। सॉरी, एथर एनर्जी, इसे नोट कर लेता हूँ। 933 रुपये के करीब का भाव है, 3% ऊपर है। टारगेट क्या बताया सर आपने? टारगेट 995 का टारगेट है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 900 का। 900 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एथर एनर्जी स्टॉक स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नोट कर लेंगे। एक और स्टॉक का विकल्प ऐड करने के लिए ढूंढ के रखेगा। तब तक बात कर लेते हैं सचिन जी से। और सचिन जी के पोर्टफोलियो में शानदार 7% से ज़्यादा की मूव है हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक। स्टेडी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। क्या क्या है इनके पास? अवंती फीड्स और बोरोसिल रिन्यूएबल्स दोनों में पोजीशंस कर ली क्लोज। अब क्या करना चाहिए? दो का विकल्प है सर। पहला स्टॉक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहला जो स्टॉक रहेगा उसका नाम है वेल्सपन लिविंग, उसको ऐड करना चाहूंगा बाइंग साइड में करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 132.80 का और अप साइड में अप्रोक्सीमेटली 150 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। छोटा स्टॉप, बड़े टारगेट। 138 रुपये के करीब का भाव, 132 रुपये 80 पैसे। 133 कर दें इसे या 132? 132.80 ही रहने देते हैं सर। एकदम प्रिसाइज। ये ऐसा क्या जादुई आंकड़ा है सर ये? चलिए, टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, लेवल्स को तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। 132 रुपये और पूरे 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप वेल्सपन लिविंग में खरीदारी करें। मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर ना हो। 150 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप रखिएगा खास नजर। अब मधु जी से बात करते हैं और हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत शानदार स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से देखने को मिल रही है। क्या स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया? HFCL इतने बड़े मूव के बाद खरीदारी करना अपने आप में कॉन्फिडेंस को बताता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बढ़िया तेजी, डिफेंस एज अ पैक इस पूरे हफ्ते फोकस में रहा है। अब आपका भी पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली चल रहा है, विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। तो मधु जी बताइए, कौन सा स्टॉक चुना है आपने जो कमाल करेगा? जी मैं अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगी सेल साइड पे, ल्यूपिन में। मुझे ऐसा लगता है कि काफी एग्जॉशन इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है और डाइवर्जेंस भी मुझे स्टॉक में RSI बेसिस पर देखने को जरूर मिल रही है। तो उस बेसिस पे और डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स के साथ मैं ल्यूपिन में सेल पोजीशन बनाना चाहूंगी। 2430 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 2210 तक जा सकता है नीचे की तरफ, और इसमें स्टॉप लॉस 2500 का रखकर चलना चाहूंगी। 2500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर 2210 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं। अच्छा, लूपिन का प्राइस एक्शन मुझे भी थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखें तो Q4 के बहुत बढ़िया, इनफैक्ट बेटर देन एस्टिमेट्स देखने को मिले। लेकिन स्टॉक क्योंकि इतना ज़्यादा चल चुका था, आज इसकी तेज़ी सस्टेन नहीं हुई और जहाँ से खुला था थोड़ी सी तेज़ी और फिर देखिए एक बड़ा डिप यहाँ पर देखने को मिला। तो शॉर्ट साइड का आइडिया, और इनफैक्ट शायद इस हफ्ते पहला ही स्टॉक का आइडिया है ना शॉर्ट साइड पर। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने ज़्यादा स्टॉक आइडियाज़ इस हफ्ते डिस्कस नहीं किए, बिल्कुल मार्केट के ट्रेंड के साथ तेज़ी वाले स्टॉक से हमने डिस्कस किए। तीनों मार्केट के एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, इनके पास विकल्प है कि एक एक शेयर को और ऐड किया जाए। तो मधु जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से कौन सा होगा? जी मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहूंगी दूसरा आइडिया देने के लिए। कोई खास वजह इसके पीछे? मार्केट पर कॉन्फिडेंस कम आ रहा है? वैसे तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा शानदार है, 7% के आसपास के गेंस है, बढ़िया है। लेकिन कोई सेक्टर या स्टॉक आपने खास आइडेंटिफाई किया है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी पोजीशन फिर से नेटवेब में बनाना चाहूंगी, बट एट द राइट प्राइस। नेटवेब, अच्छा, ये तो आउट परफॉर्मर रहा है। क्या बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो चलिए रडार पर रखेंगे स्टॉक को। सचिन जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया कौन सा होगा? ये मैं दूसरा आइडिया SCI में सजेस्ट करूंगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में करंट मार्केट प्राइस से बाय करना है, 328 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है और अप साइड में 355 के टारगेट्स। 355 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SCI में एक अलर्ट मैं आपको दे दूँ। आपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड तो कर दिया है, लेकिन अब 3:30 बजे तक स्क्रीन पर चिपके रहिएगा। इसके नतीजे आने हैं आज। अगर मार्केट आज में नतीजे आए तो इसको भी मॉनिटर आपको टाइमली करना पड़ेगा। तो ये अलर्ट मेरी तरफ से, 355 का टारगेट, 328 रुपये का स्टॉप लॉस। हरीश जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया कौन सा होगा?
आशीष जी, मेरा दूसरा आइडिया रहेगा मारीन इलेक्ट्रिक में। अगर देखा जाए मरीन इलेक्ट्रिकल्स में लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन से ट्रायंगल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन था। ट्रायंगल ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है वॉल्यूम के साथ। मुझे लग रहा है कि सेटअप अच्छा है और करंट लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है। करंटली चल रहा है 244 के 440 के आसपास। टारगेट्स बनेंगे 265 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 232 का। मरीन इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर आप रखिएगा नज़र और लेवल्स आपके साथ फिलहाल के लिए शेयर कर दें। 265 का टारगेट और 232 का स्टॉप लॉस रखिएगा यहाँ पर खास फोकस। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी और दो ट्रेडिंग आइडियाज़ यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। अब एक काम करते एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, लेकिन ब्रेक से पहले भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशक और ट्रेडर्स के खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 9 मई की तारीख नोट कर लें। मिलते हैं हैदराबाद में। तो ये रहा खास हमारी तरफ से पेशकश, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बोर्ड रूम में बात करेंगे हम डाबर के मैनेजमेंट से। कंपनी के CEO मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स की। और आज FMCG पैक में खास एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कारण यह है कि बड़े नतीजों का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया के तो हमने डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले, 4-4.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन डाबर पर आप फोकस करिएगा, तकरीबन 1.5% की तेजी है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऑफ हाइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं डाबर के मैनेजमेंट से। और चौथी तिमाही में डाबर के नतीजे मजबूत रहे। आय में 7% और मुनाफे में करीब 16% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा ग्रोथ रही है 8% की। मार्जिन भी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO मोहित मल्होत्रा। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नंबर्स में देख रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। इनफैक्ट 6% की जो वॉल्यूम ग्रोथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये करीब 4-4.5 साल में सबसे बेस्ट देखने को मिल रही है। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर के दौरान? सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आई थिंक नतीजों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वाज हमारा HPC पोर्टफोलियो, जो अराउंड 55% है कंपनी का। उसकी ग्रोथ अराउंड 17-18% से ग्रो हुई है और उसका वॉल्यूम ग्रोथ 14% रहा है। तो वो आउटलायर था, नंबर 1। नंबर 2, ई-कॉमर्स बिजनेस अब 50% से ग्रो हुआ है, जिसके अंदर क्विक कॉमर्स की भी 50% ग्रोथ है। अब क्विक कॉमर्स 70% हो गया है ई-कॉमर्स का बिजनेस, तो वो है। और हमारा मॉडर्न ट्रेड का बिजनेस भी ग्रो हुआ है करीबन 19% से। तो बहुत रोबस्ट ग्रोथ रही है। अर्बन जो ड्रिवन था मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स से, और रूरल ग्रोथ भी अराउंड 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स हायर रही है अर्बन ग्रोथ से, जो GT की ग्रोथ होती है। तो ओवरऑल आई थिंक सेक्युलर ग्रोथ है। जो 2 प्रॉब्लम्स थी इस टाइम पे, वो थी बेवरेजेस का बिजनेस रेंज की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, तो वो नेगेटिव था। और ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज और बेवरेज को निकाल दें तो 14% की ग्रोथ है हेल्थ केयर में, और फूड एंड बेवरेज में फूड्स की ग्रोथ है अराउंड 30%। सो सेक्युलर ग्रोथ है अक्रॉस द पोर्टफोलियो, बट ओनली बारिंग दीज 2 थिंग्स, क्योंकि रेंज ने इसको इम्पैक्ट कर दिया। तो अक्रॉस वर्टिकल्स बहुत शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सर, जितने एस्टिमेट्स है उससे बेहतर प्रदर्शन। और बड़ा टेक अवे यहाँ पर यह है कि अगर ई-कॉमर्स की पूरी बिक्री है उसमें क्विक कॉमर्स का अब 70% योगदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते देखें तो अर्बन डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर, क्योंकि डाबर में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली वेल डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ी प्रेजेंस है आपकी, तो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस फिलहाल के लिए इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर मिडिल ईस्ट का रीजन जो हमारा 20% है इंटरनेशनल बिजनेस का, वो इम्पैक्ट हो गया था वॉर सिचुएशन की वजह से।
उसके अंदर सबसे पहले तो सप्लाई चेन की बहुत डिस्टर्बेंसेस रही। हमारी फैक्ट्री होती है रसल खेमा में, तो दुबई से सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो गई, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने टर्की से, इंडिया से, इजिप्ट से अपनी सप्लाई चेन अब खोल दी है और वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके रेड सी वगैरह से अब माल भेज रहे हैं हर जगह इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो वो वाला रीजन जो 20% है बिजनेस कंट्रीब्यूशन, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ। सप्लाई चेन जो हमने ऐसे काउंटर किया। नंबर 2, इन्फ्लेशन आ गई है। इन्फ्लेशन के कारण हम लोग अब प्राइस इंक्रीजेस ले रहे हैं उस रीजन के अंदर। और तीसरा, थोड़ा डिमांड भी वहां पे कम हो गई है बिकॉज बहुत से एक्सपैट्स जो है वो मिडिल ईस्ट और यूएई छोड़ के अभी आ गए हैं टेम्पररीली। तो ये तो वेट एंड वॉच सिचुएशन है, डायनेमिक है। पर जो बाकी रीजन, जो बाकी इंटरनेशनल बिजनेस की मार्केट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे हमारा बांग्लादेश 22% से ग्रो किया, हमारा सब सारा अफ्रीका 20 से ग्रो किया, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन 10% से ग्रो किया, नमस्ते 6 से। सो बाकी सारे बिजनेसेस रेजिलिएंट हैं और वो ओवरकम कर लेंगे जो थोड़ा डिप्रेशन आएगा मिडिल ईस्ट में। बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी जो गिरावट आई है, बाकी के रीजन्स पूरी तरीके से इसको फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर, थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट के बारे में बताएं। इस क्वार्टर के दौरान बाकी एफएमसीजी कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन थोड़ा सा बॉदर कर रहा है। डाबर की क्या स्थिति है? नहीं, कॉस्ट इन्फ्लेशन तो बहुत बॉदर कर रहा है। जब हमने बजट बनाए थे अगले साल के लिए, तब हमने पेंसिल किया था कि बजट इन्फ्लेशन जो होगी ऑलमोस्ट जीरो होगी, बिकॉज पिछले साल 6% इन्फ्लेशन थी। इतनी हाई बेस के ऊपर सोचा था जीरो इन्फ्लेशन, पर ये वॉर आने से वो जीरो से अब 10% हो गई है हमारी इन्फ्लेशन। और ये ड्रिवन बाय क्रूड है ज्यादातर, बिकॉज क्रूड इज अ डेरिवेटिव जो सब पैकेजिंग मटेरियल पूरे में जाता है। हर जगह पे क्रूड का इनपुट रहता है, तो उसकी वजह से 10% इन्फ्लेशन आ गई है। उसको काउंटर करने के लिए हमने 4% के प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी ले लिए हैं और आई थिंक एक सेकेंड राउंड प्राइस इंक्रीज का और लेना पड़ेगा, नहीं तो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। तो हम सोच रहे हैं प्राइस इंक्रीजेस से इसको काउंटर करेंगे। और क्या है, टोटल प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज जीएसटी के चलते प्राइसेस थोड़े कम हुए थे, तो कंज्यूमर को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा सा। हम लोग प्राइस इंक्रीजेस लेंगे तो प्री जीएसटी में प्राइसेस चले जाएंगे और उससे थोड़ा सा इंक्रीमेंटल ज्यादा होंगे, तो हमारा मार्जिन ऑफसेट हो जाएगा, कंज्यूमर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और इन्फ्लेशन को भी कवर अप कर लेंगे। इसीलिए थोड़ा हम लोग बुलिश हैं कि अगले 1 या 2 क्वार्टर तक अच्छा चलेगा हमारा रिजल्ट। परफेक्ट है। लेकिन सर, ये जो प्राइस इंक्रीज की बात आपने की, ये सेकेंड राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीज, तो ये कब तक प्लान किया कंपनी ने? ये हम क्वार्टर 1 का तो हमने पूरा मिटिगेट कर लिया है जितना भी इन्फ्लेशन है। क्वार्टर 2 के अंदर ये आएगा इम्पैक्ट इसका। तो क्वार्टर 2 में यहाँ पर देखें तो सेकंड राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट इसको चीयर अप करते हुए भी नजर आ रहा है। स्टॉक फिलहाल आपको 2-2.5% ऊपर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड अभी तक की क्या कह रही है। तो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के परफॉर्मेंस में हरीश जी का पोर्टफोलियो में एथर एनर्जी और मनी इलेक्ट्रिकल्स, ये 2 स्टॉक्स हैं। देखते हैं ये स्टॉक क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से एथर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मरीन इलेक्ट्रिकल्स इसको जस्टिफाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। सचिन जी का पोर्टफोलियो जो कि अब तक के लिए विनिंग पोर्टफोलियो है, वेल्सपन लिविंग और एससीआई नतीजों से पहले स्टॉक में टारगेट दिए 355 रुपये के। क्या कर रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स? वेल्सपन लिविंग फ्लैट है, एससीआई थोड़ा सा ऊपर आया। वहीं मधु बंसल के पोर्टफोलियो में भी देखें तो बहुत शानदार गेंस इस हफ्ते देखने को मिले। अब लुपिन एकमात्र शॉर्ट आइडिया, और इस हफ्ते शायद बहुत कम ही शॉर्ट आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं। लुपिन क्या कर रहा है, जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया है वहां से थोड़ा सा और लुढ़का है, 0.25% की बढ़त दे रहा है इनके पोर्टफोलियो में। फाइनल रिपोर्ट कार्ड अब तक की आएगी आपकी स्क्रीन पर। हरीश जी के पोर्टफोलियो में 5% के गेंस, सचिन जी के पोर्टफोलियो में 7.5% के गेंस और मधु जी भी बहुत मार्जिनली पीछे हैं 7.4% के शानदार गेंस के साथ।
आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये आइडिया शेयर करने के लिए, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस हफ्ते आप तीनों की तरफ से देखने को मिली। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।